नमस्कार दोस्तों, सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर कमांडर अशोक जी रावत की एक और बहुत ही बड़ी बैठक। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा लाभ। 7500 प्लस डीए को लेकर विशेष चर्चा। नेशनल एजुकेशन कमेटी की एक और बड़ी बैठक आप सभी के लिए बताई जा रही है, जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए राज्यसभा के अंदर पेंशनधारकों की तमाम मांगों को लेकर बड़ी मांग उठाई गई है। इस मांग के बारे में भी आप सभी को विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन से जुड़े दो बड़े अपडेट हाल फिलहाल में आपके सामने निकल कर आ रहे हैं। पेंशनर्स के निशाने पर ईपीएफओ और सरकार। जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पेंशनर्स की तरफ से ईपीएफओ और सरकार पर बहुत ही बड़ी बात कह दी गई है। पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ पर जो है हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन फॉर्म निरस्त या फिर चेक वापस करने पर बड़ा खुलासा हो चुका है। इसको लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पेज फंस चुका है। तो दोस्तों, पेंशन पर आई आज की तमाम बड़ी खबरों को आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। नेशनल एजुकेशन कमेटी के मुख्य कमांडर अशोक जी रावत के नेतृत्व में एक और बड़ी बैठक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लेकर यहाँ पर हो चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर हो चुकी है, जिसके तहत कमांडर अशोक जी रावत ने बैठक के अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को कैसे मंजूर करवाना है, उसकी मंजूरी कैसे होगी, इसकी रणनीति बनाने का फैसला किया है। जिसके तहत 7500 प्लस डीए के साथ साथ प्री मेडिकल सुविधा, हायर पेंशन का ऑप्शन के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर जो है ऑर्डर आया है, उसे सुचारू रूप से लागू करने की रणनीति दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर कमांडर अशोक जी रावत और बाकी एनएससी प्रतिनिधि मंडल ने आप सभी के लिए बना दी है। जिसके तहत आने वाले समय के अंदर आप सभी के लिए जो है दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगे मंजूर करवाने का काम जो है यहाँ पर नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा किया जाएगा। भाई दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर राज्यसभा से निकल कर आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन 9000 प्लस डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर बड़ी डिमांड जो है वो राज्यसभा के अंदर रखी जा चुकी है। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर है। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, राज्यसभा में इल्माराम करीम और सुगमम जी ने हजारों पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को मौजूद 1000 रुपए के स्तर से बढ़ाकर 9000 रुपए करने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा है कि न्यूनतम पेंशन धारकों को जो पेंशन है वो 1000 रुपए भी इस बार नहीं मिल रही है, और इसी को आगे बढ़ाकर 9000 रुपए कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार कोश्यारी कमेटी की मांग को यहाँ पर सिफारिश को लागू करने की पेंशन धारक बात कर रही थी। जिस प्रकार भगत सिंह कोश्यारी के नेतृत्व में कोश्यारी कमेटी का गठन किया गया था, तब उन्होंने यहाँ पर जो है कोश्यारी कमेटी ने 3000 रुपए न्यूनतम पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जोड़कर सभी को लाभ देने की बात की थी। उसी राशि के हिसाब से देखें तो ये राशि अब 9000 रुपए तक की बन जाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है राज्यसभा के अंदर एक बार फिर से 1000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी मांग सामने आई, जिसमें 9000 रुपए न्यूनतम पेंशन करने की बात कही गई। साथ ही साथ महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा पेंशनर्स को और उनके परिवार को देने की बड़ी मांग दोस्तों आप सभी के लिए राज्यसभा के अंदर उठा दी जा चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भी दोस्तों हाल फिलहाल में यहाँ पर 4 मंत्रालय का स्पष्टीकरण सामने देखने को मिला है। जी दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 4/11/2022 के निर्णय में यहाँ पर जो है 22 अगस्त 2014 की जो अधिसूचना जारी हुई थी, उसके सभी प्रावधानों को सही माना है। ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की हाल फिलहाल में जांच चल रही है। ऐसा दोस्तों श्रम मंत्रालय की अपडेट निकल कर आया है, जिसमें श्रम मंत्रालय ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उसकी जांच अभी भी हो रही है, इसीलिए यहाँ पर फैसला लेने में देरी हो रही है। लेकिन 4/11/2022 का जो फैसला आया था उसे जल्द ही लागू किया जाएगा। ऐसा दोस्तों 4 मंत्रालय की तरफ से हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। वही दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए ईपीएफओ की बैठक में हो सकता है दोस्तों बड़ा फैसला। कर्मचारी पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ने की उम्मीदों पर लग सकती है अंतिम मोहर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक होने वाली है, और इसी बैठक के अंदर पेंशन बढ़ोतरी की जो तमाम मांगे हैं वो मंजूर हो सकती है। इस प्रकार की बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों आज की आई दो मुख्य और महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो पहले अपडेट है दोस्तों, पेंशनर्स के निशाने पर हाल फिलहाल में सरकार और ईपीएफओ कैसे हैं जो यहाँ। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ से ईपीएफओ और सरकार पर बहुत ही बड़ी बात कह दी जा चुकी है। चलिए इसको विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं।
देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन का मामला शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है। ईपीएफओ पर भड़ास निकालने वाला जत्था लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं पेंशनधारक, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आचार संहिता लगने के बाद सरकार में मिलने वाली सारी संभावना को बंद कर दिया है। ऐसे में ईपीएफओ की कार्य संस्कृति और सहयोग न मिलने पर आरोप भी दोस्तों यहाँ पर जो है लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रकार से पेंशनर्स अपनी बात रख रहे हैं। पेंशनर्स आर.के. सिंघा ने यहाँ पर अपना पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि ईपीएफओ के माध्यम से मजदूरों का खुलेआम शोषण हम नहीं जानते हैं। पंजीकरण के बाद पंजीकरण नहीं हो जाता तो पंजीकरण के बाद बिना और चिकित्सा सुविधा माप कैसे प्राप्त करते हैं। सभी यूनियन और संगठन भारत में ऐसे ही रोते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें श्रमिकों को सक्रिय रूप से शिक्षित और सुरक्षा करनी चाहिए या उनकी दुकानों को बंद कर देना चाहिए। ऐसा दोस्तों लगातार पेंशन धारक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारक ने भड़ास निकालते हुए लिखा कि विवेक काम नहीं करना चाहता। ईपीएस 95 पेंशन पूर्व अपना कीमती वोट लोकसभा में सदुपयोग करेंगे। दिमाग कहता है कि हाँ और दिल कहता है कि ना। सभी ऊहापोह की स्थिति में है। आपकी क्या राय है? एनएससी की ओर से कोई फतवा क्या जारी होने वाला है? यानी कि मांग की गई है नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से कोई गाइडलाइन हमारे लिए जारी की जाए, इसको लेकर मांग की गई है। साथ ही जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश में राज करेगा, ये जो हाल फिलहाल में नारा है सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। दोस्तों सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा कि जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। जो उनका हक है हमारा मारेगा, हम उनका हाल चुनाव में बताएंगे। सरकार का चुनावी अहंकार है। हम बूढ़े जरूर हैं, मरे हुए हैं पर मुर्दा नहीं है। सरकार भली भांति जानती है कि एनएससी पूरे भारत में हर राज्य के हर जिले की यहाँ पर जो हर बुजुर्ग के संगठन है। हम किसी दल के पीछे घूमने वाले लोगों की जमात नहीं है। हम करुणा, शांति, प्रेम और भाईचारे के साथ जीना पसंद करते हैं। हद की हद तब हो जाती है, हद की भी कुछ हद होती है। 2013 में यहाँ पर बीजेपी ने हमारे संगठन ने वादा किया था कि जब तक सत्ता में आएगी तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ न्याय करेगी। 8 सालों के अवतरण शांतिपूर्ण इस आंदोलन की असीम धैर्य और विनती भाव से हमने सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की, फिर भी ढाक की 3 बात भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों की एक भी मांग मंजूर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए पेंशन धारक नाराज है और जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगी की थीम पर आगे बढ़ रहे हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। पेंशन फॉर्म निरस्त, चेक वापस करने पर बड़ा खुलासा हो चुका है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन फंस चुका है। दोस्तों एक बार फिर से लगता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारक धोखे की दहलीज पर है। जिन 2-4 पेंशनर्स को भविष्य निधि संगठन ने जो डिमांड लेटर पर आधारित जमा राशि मांगी थी, उनकी राशि वापस कर दी गई है। उन्हें डिमांड लेटर जारी किया गया था, उसे भविष्य निधि संगठन ने वापस ले लिया है। यहाँ पर जो है उन्हें निरस्त कर दिया है। 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस तरीके का यह खेल शुरू हुआ और अंततः पेंशन धारकों को पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। प्रश्न है कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वैसी ही परिस्थिति निर्मित की जाएगी? ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी ने यहाँ पर जो है मीडिया रिपोर्ट्स की बातचीत के आधार पर ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर चल रहे विवाद के साथ तर्क में अपना पक्ष रखा और ईपीएफओ की खामियों को यहाँ पर लगातार उन्होंने उजागर किया। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन पर जो विवाद हो रहा है, जिसके पीछे मुख्य वजह क्या है, बड़ी वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए जिन पेंशनर्स को उनके द्वारा जमा की गई राशि वापस की गई है, उनके पत्र में भविष्य निधि संगठन का उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट रूल के अनुसार सीमित वेतन के भीतर ही नियोक्ता पेंशन फंड के लिए राशि जारी कर सकता है। कर्मचारी का वास्तविक वेतन यदि सीमित वेतन यानी कि पहले 5,000 था, फिर रिवाइजन होकर 6,500 हो गया और अभी जो है 15,000 रुपए है, तो जो सीमित वेतन से भी अधिक होता है तो उस पर वह अंशदान नहीं दे सकता। यानी कि दोस्तों जो कंट्रीब्यूशन की लिमिट है उससे ज्यादा अंशदान नहीं दे सकता। पर यह वास्तविकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्षों पूर्व बनाए गए ट्रस्ट ने मृत प्राय नियमों के आधार पर बनाकर सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित करने की सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। यानी कि पेंशन धारकों का कहना है कि यह उचित नहीं है। ऐसा लगता है कि मरे हुए किसी संगठन के साथ सदस्यों को उच्च पेंशन का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन उच्च पेंशन के नाम पर यह षड्यंत्र ही चल रहा है। ऐसा लगातार पेंशन धारक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से बता रहे हैं। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है? क्या ईपीएफओ आपके साथ में न्याय करेगा? क्या सरकार आपके साथ में न्याय करेगी? या फिर दोस्तों आप यहाँ पर जो है आने वाले चुनाव में क्या हालचाल देखने वाले हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा।